मैथ से बच्चे इतने डरते क्यों? डरने के पीछे कारण होता है उनका बेसिक क्लियर नहीं होना। देखिए, बिहार के बच्चे मैथमेटिक्स से मजबूत होने का सिर्फ एक ही कारण है कि उसके पास पढ़ने के लिए कोई और विशेष सब्जेक्ट नहीं। एआई का क्या इम्पैक्ट आया है और इसका क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख रहे हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट देख रहे एआई के आने से मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट लोगों में और बढ़ेगा। अभी भी इतिहास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं कि जिस पर रिसर्च अभी भी चल रहा है। क्या उनके यहाँ 10,000 बच्चा पहला दिन से आ गया, आज शुरू किए, कल के बोर्ड लगाया और बच्चे 10,000 आ गए? नहीं। क्या वो 10 साल तक पढ़ाती रहेंगे, 5 साल तक पढ़ाते रहेंगे? जब वो 1800 बच्चे या 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनमें से क्या आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये बच्चा मेरे पढ़ाई के ऊपर उसमें ध्यान भी नहीं दे रहा? सर शादी नहीं, सिलेक्शन हो गया तो मुझे लगता है भाई इसका भी सिलेक्शन हो गया। जो पैम्पलेट बांटता था लड़का, वो मुखर्जी नगर में, और वो कई एग्जाम क्रैक किया, एक एग्जाम नहीं। बच्चों को वैदिक मैथ भेजना चाहिए या फिर अपना जो बेसिक कोर कंसेप्ट है उसके साथ ही रहना नहीं, चाहिए? वैदिक मैथ तो नाम दे दिया गया है, वो कैलकुलेशन का एक तरीका होता है। एक इसलिए जो कराना पिक्चर थी सर, शकुंतला देवी, क्या है वो मैजिक है, वो क्या है? उसके अंदर ऐसा कौन सा एक बेसिक सा रूल है जो यदि कोई बच्चा एग्जाम में फेल होता है, उसके पीछे ये कोई कारण नहीं होता कि उसको हार्ड क्वेश्चन नहीं आया, इजी क्वेश्चन वो गलत करके आया है, इसके कारण से फेल होता है। कुछ कॉमन बुक्स जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं आप मेंशन करना चाहेंगे? जी, क्योंकि वो एआई नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द योगेश एंड प्रणव शो के एक नए एपिसोड में। मैं और प्रणव आपके मिलवाते हैं ऐसे लोगों से जो अपनी ज़िंदगी में कुछ खास कर रहे हैं। आइए हम लोग स्वागत करते हैं एसएस भारती सर का, जो कि मुखर्जी नगर में दिल्ली में भारती कॉन्सेप्ट के नाम से मैथ की कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। सर के बारे में बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आज मैंने जाना कि इन्होंने रेलवे की जॉब छोड़ के टीचिंग को प्रेफर किया। तो आज इनकी जर्नी से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे और इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को ट्रेंड किया है मैथमेटिक्स में, जो लोग अपना करियर इनके मैथ के बेसिस पे यूपीएससी में बना पाए। तो आइए स्वागत करते हैं सर का। सर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। जी जी सर। तो सर, आपकी जर्नी के बारे में आप जैसे हमने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक चीज़ आपके बारे में जानी कि आप रेलवे की जॉब छोड़ के कोचिंग में आए, तो इसके पीछे का क्या क्या रीज़न रहा सर? देखिए, टीचिंग तो एक मेरा फेवरेट हॉबी था जी। शुरू से मैं पढ़ाता आया हूँ। दूसरी बात है कि जितना जो है सैलरी हम एक साल में वहाँ कमाते थे, जी रेलवे में मिलता, उतना हमें एक बैच से प्राप्त होता था। जी। तो और मैंने अपने जितने भी सीनियर थे जो पहले से लगे हुए थे रेलवे में, उनसे सलाह लिया कि भाई मैं कंटिन्यू करूँ ना करूँ। तो मैं मुखर्जी नगर में जब आईएएस का कोचिंग और वनडे एग्जामिनेशन का, एसएससी का, बैंकिंग का, सारे मैथमेटिक्स मैंने शुरू किया था। जी। तो मेरा जो इनकम था उस समय, तो लोगों ने यही सलाह दिया कि भाई जितना तुम पूरे उम्र में वहाँ से कमाओगे, रेलवे से कमाओगे, उतना आप यहाँ से एक आध साल में कमा के निपटा दोगे, तो क्या फ़ायदा आपको करने से। और दूसरी बात है कि मेरा हॉबी भी था, इच्छा भी बहुत पढ़ाने का रहता था और शुरू से पढ़ाता रहा मैं। 25 साल से अभी हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हॉबी है। मैं सुबह से लेकर रात तक जो है क्लासेस लेता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन भी क्लासेस ले रहा हूँ। तो ये समझिए कि आप जितना फ्रेश मुझे सुबह देखेंगे ना, उतना ही मैं फ्रेश आपको रात में मिलूँगा, क्योंकि ये मेरा हॉबी है। बच्चों के बीच रहना, बच्चों को पढ़ाना, ये मेरा हॉबी है। और हॉबी के कारण से मैं कभी थकता नहीं तो यदि कहीं जॉब हम बंद के करते तो शायद हम उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना कि हम इस फील्ड में कर रहे हैं। जी। सर मैथ्स के टीचर हैं, मैथ्स की कैलकुलेशन मेरे दिमाग के अंदर एक ही चली। सर ने कहा कि जितना मैं पूरे रेलवे के अंदर, पूरे करियर के अंदर कमाता, वो उतना 2 साल में कमा दिया। 25 साल से पढ़ा रहे हैं, तो मैं फिगर आउट कर पा रहा हूँ सर ने कितनी बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर ली होगी अभी तक। कंडीशन ये है ना कि आप गवर्नमेंट जॉब करके जो है आप फैमिली चला सकते हैं जी। कुछ मिसाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछूंगा, आप मैथ के टीचर हैं, जी। मैथ से बच्चे इतने डरते क्यों हैं? देखिए, मैथमेटिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इससे डरने का तो होता नहीं है, लेकिन डरने के पीछे कारण होता है उनका बेसिक क्लियर नहीं होना। यदि बच्चों का बेसिक क्लियर हो, वो बचपन से उनको छोटे छोटे जो डाउट आ रहा था वो क्लियर हो जाता, तो कभी डरते ही नहीं। तो डरने के पीछे है कि आप बेसिक पर ध्यान दें, और बेसिक जिस दिन आपका क्लियर हो जाएगा,
उस दिन से जो आपको मैथमेटिक्स से डर नहीं, प्यार हो जाएगा। आपने बेसिक क्लियर की बात की। आप बिहार से सर बिलोंग जी, करते जी, हैं, बिहार तो से बिहार में एक चीज़ हमने जो एक कॉमन नोटिस किया है हाँ, कि अक्सर लोगों का मैथ, और आपसे बेटर पर्सन कौन हो सकता है जिससे मैं, क्योंकि आप 25 साल से मैथ पढ़ाते आ रहे हैं, तो मैथ बिहार, पहले तो ये जानना चाहूँगा बिहार के लोगों का मैथ स्ट्रांग क्यों होता है, क्या रीज़न होता है इसके पीछे? देखिए, बिहार के बच्चों में मैथमेटिक्स से मजबूत होने का सिर्फ एक ही कारण है कि उसके पास पढ़ने के लिए कोई और विशेष सब्जेक्ट नहीं है। जी। जैसे आप देखे होंगे कि बिहार में हम लोग के समय और अभी भी इंग्लिश 10वीं क्लास तक जो है क्वालिफाइंग होता है। और बिहार बोर्ड में जो है इंग्लिश का शुरुआत जो है 6 क्लास से इंग्लिश आता है, दिस डैट पढ़ना शुरू करते हैं जी, लोग। जी। और आसपास में जो है जितने लोग मिलते हैं टीचर, उनका भी मैथमेटिक्स शुरू से ही मजबूत रहता है। राइट। और पेरेंट्स लोग भी जो होते हैं, दादा दादी पेरेंट्स जो भी हैं, वो कैलकुलेशन करवाना कि भाई ये इतना केजी लाया, इतना बेच दिया, इतना ही घट गया, इतना खेत में डालना है, कितना बच गया, ये सब पूछते रहते थे। तो ये क्या है ना कि अदर सब्जेक्ट को पढ़ने का मौका मिला नहीं, जी। तो सिर्फ मैथमेटिक्स जो, या जोड़ बताओ, एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ, जो टीचर आ गए यही करते रहो, जिसके कारण से जो है मतलब मैथमेटिक्स का बेसिक भी क्लियर हो गया। और बेसिक क्लियर होने से मतलब इंटरेस्ट बढ़ा, और इंटरेस्ट बढ़ा और हम इसी फील्ड के चारों तरफ रह गए, जिसके कारण से जो है बच्चों का, विशेष करके बिहार के बच्चों का मैथमेटिक्स मौजूद होता है, क्योंकि इंग्लिश से तो ज़्यादा मतलब जुड़ाव होता नहीं है, जी, जी। सराउंडिंग वैसा है। जी। उसके बाद साइंस रहा, तो भाई मैथ आपका अच्छा है तो साइंस तो आगे का चीज़ें होता है, पहले बेसिक मैथमेटिक्स होता है। जैसे बोलते हैं ना कि मैथमेटिक्स हो गया और लैंग्वेज हो गया, जैसे आप इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज, ये आपका बेसिक बैकग्राउंड माना जाता है। जी। उसके बाद आप साइंस पढ़ते हैं या सोशल साइंस पढ़ते हैं, जो भी है वो तो बाद की बातें आता है। तो लैंग्वेज हिंदी हो जाता है, इंग्लिश ख़त्म, और सिर्फ पढ़ने को मैथ मिलता है, जिसके कारण से आप देखे होंगे कि एक से एक बच्चे इतिहास बना रखे हैं मैथमेटिक्स में बिहार के। तो यही कारण है मैथमेटिक्स मौजूद होने का। सर जो प्रैक्टिकल में अगर बोला जाए मैथ्स का, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा भी होगा, बहुत सारा का होगा, बेसिक मैथ्स का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा मैं एक अधिकारी बन गया, आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया, रियल मैथ का क्या यूज़ होता है इस प्लस माइनस गुणा भाग के अलावा? देखिए, मैथमेटिक्स जो है ना, एक सोच है। मैथमेटिक्स जो है ना, एक क्रांति है। जिस व्यक्ति को मैथमेटिक्स आ जाएगा, उसके सोचने का तरीका, उसका जो है ना मतलब अलग ही सोच हो जाएगा। मतलब मैथमेटिक्स एक जो है ना आपके अंदर परिवर्तन, क्रांति उत्पन्न करता है। और सिर्फ आपको लगता है कि हम किताबों में ही मैथमेटिक्स है, नहीं, जीवन में मैथमेटिक्स है, घर के अंदर मैथमेटिक्स है, घर के बाहर मैथमेटिक्स है, हर चीज़ आप मैथमेटिक्स से देखिए। माना था कि मैथमेटिक्स बहुत ही प्राचीन कालीन मतलब रहा है, मतलब सिंधु घाटी से भी देखिए तो मैथ का आपको मिलेगा, प्रमाण मिलेगा कि भैया कैसा था, ट्रायंगुलर ऐसा होता था, रेक्टेंगुलर ये बना होता था, है ना, क्यूबॉइड आकार का ये होता था। तो डिफरेंट नापने के लिए प्रयोग करते थे, खेतों को मापने के लिए प्रयोग करते थे। तो मैथमेटिक्स जो है ना बहुत प्राचीन कालीन से है। तो नौकरी लगने के बाद भी आपका यदि मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप बहुत सारे चीज़ों में अच्छा सोच सकते हैं, और हर चीज़ को आप तुरंत भर में दिमाग में आएगा कैलकुलेशन, सही क्या है, गलत क्या है, मेरे लिए फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये जीवन में भी आता है। इसीलिए मैथमेटिक्स बेकार नहीं जाता है। आज के टाइम पे जैसे कि अब एआई का ज़माना आ गया है, बहुत सारे एआई के टूल्स, हम चैट जीपीटी, ग्रॉक, ये सब टूल्स यूज़ करते हैं। पहले हम लोग कैलकुलेटर वगैरह यूज़ करते थे। हाँ। तो एआई का क्या इम्पैक्ट आया है? जब आप पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे वो सब भी यूज़ करते होंगे, और इसका क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख रहे हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट्स देख रहे हैं आप? देखिए, मैथमेटिक्स जो है ना कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और एआई के आने से मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट लोगों में और बढ़ेगा। जैसे सपोज करिए कि आपने पहले कोई क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन सही है या गलत है, आंसर आएगा इसका या नहीं आएगा, और आएगा तो क्या आएगा, ये शायद अकेले में कोई जवाब नहीं दे सकता था। लेकिन आज के डेट में बंद कमरे में भी हम उसको स्कैन करके एआई के माध्यम से पूछ सकते हैं कि भैया ये आंसर इसका क्या है। अब वो आंसर बता दिया तो मन में जिज्ञासा तो इतना आ गया कि भैया इसका आंसर तो आएगा, लेकिन आएगा तो कैसे आएगा, या ये स्टेप लिखा है तो कैसे लिखा है। तो लोगों में जो है ना और मैथमेटिक्स को जानने का जो है ना उसका और क्रेज बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो इसीलिए मैथमेटिक्स एआई के आने से, और ये देखिए कि एआई क्या है, एक प्रोग्रामिंग है,
वो कैलकुलेशन ही है, जी, जी। मैथमेटिक्स ही है। जी। तो जब तक आप मैथमेटिक्स नहीं, आप अच्छा से नॉलेज पकड़ नहीं होगा, तब तक आप वो सॉफ्टवेयर जो है आप उसमें प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा मैथमेटिक्स का। जी। सर एआई के आने से, जैसे आपने बताया, मैं मैथ के टीचर से बैठे हैं हम लोग, एक फॉर्मूले से एक चीज़ को ड्राइव किया, उसके अंदर एक एक स्टेप पूछा। अगर अपने एआई इंजन से ही ये पूछ पूछ के करता जा रहा हूँ, तो क्या प्रैक्टिकली टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, मैं इसके लेवल टीचर की बातचीत नहीं कर रहा, जो बेसिक लेवल के ऊपर चढ़ा रहे हैं, उनके लिए कुछ दिक्कत होगी कि यार वो तो क्वेश्चन तो सॉल्व आपने क्वेश्चन AI तो से ही देखिए, पूछ लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो ठीक है, स्टेप भी एक पूछेगा वो जब उससे। तक सामने बच्चा एक टीचर से पूछता है, टीचर का काम क्या होता है कि सामने वाले कहाँ फंस रहा है उसको बताना। जैसे क्या है ना कि आप किताब में भी आपके आंसर लिखे होते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से राइटर ने लिखा है कि ये इतना है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, इसका आंसर ये आ गया, लेकिन फिर भी बच्चे उसमें फंसते हैं। एआई तो वही है, जस्ट लाइक ना कि वो सोल्यूशन दे देगा, जैसे कोई बुक में आंसर दिया होता है और एआई भी आंसर देगा, लेकिन फिर भी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था, कैसे आया ये पता नहीं चलता था। इसके पीछे ये है कि टीचर का रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगा, क्योंकि टीचर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इनको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कोई आदमी पढ़ाता है तो एक बार में बहुत बच्चे समझ जाते हैं, कोई बच्चे ऐसे होंगे जो एक बार में नहीं समझें, तो एग्जाम्पल और कुछ देते हैं टीचर। कुछ और भी लेवल के होंगे जो उसको भी नहीं समझ पा रहा है, तो टीचर और उस लेवल, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग एक को एग्जाम्पल देंगे या उसको समझाएंगे कहाँ फंस रहा है। तो इसका जो है ना, मतलब टीचर का तो Replacement नहीं एकदम possible इसका कोई जवाब नहीं है, वो तो रहेगा ही हमेशा। एक और छोटा सा सर क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल याद आया उससे, कि सुपर 30 मूवी के अंदर जो सुपर 30 वाले जी, जो जी, सर थे आनंद हमारे, कुमार जी। आनंद कुमार जी, उनका एक पिक्चर में वो दिखाया गया था। मेरे को वो पिक्चर से ही पता चला कि उन्होंने एक कैलकुलेशन एक ऐसी सी ठीक करके बताई थी जो बुक के अंदर लिखी गलत थी, जबकि टीचर्स उसको रिपीटिशंस में वही कैलकुलेशन को पढ़ाए जाते, वही बच्चे पढ़ते जाते। क्या वो प्रैक्टिकली ठीक चीज़ थी या वो पिक्चरों में दिखाई गई थी बस? नहीं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनका अभी तक कोई सोल्यूशन ही नहीं निकला है। वो सिर्फ एक तो एग्जाम्पल आपने बताया, ठीक है ना, अभी भी इतिहास में बहुत सारे ऐसे मतलब क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं कि जिस पर रिसर्च अभी भी चल रहा है। मार्क जुकरबर्ग जी का एक जो मेटा के जो फाउंडर है, उनका एक रिमार्क आया था कि 1.5-2 सालों में आपको ये एक इम्पैक्ट दिखेगा कि जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स हैं या फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, मैथ की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी हम बोल सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं एआई जो है वो रिजॉल्व कर देगा। वहाँ पे लोगों के जॉब को लेके लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी आएगी। उस केस में एज ए जो प्रैक्टिशनर, अगर मैं मैथ का प्रैक्टिशनर हूँ, मैं कैसे अपने आप को प्रिपेयर करूँ ताकि एक तो मेरी जॉब भी बनी रह सके और मैं कुछ कहीं ना कहीं मैं और अच्छा ही कर पाऊँ अपने करियर में। देखिए, आपने जैसे कहा कि एआई जो है बहुत सारे चीज़ों को इजी कर देगा जी। तो आपको जो है मतलब थोड़ा सा बच्चों को बेसिक यदि आप क्लियर करते हैं, तो बेसिक क्लियर नहीं होगा बच्चों का, जी। तब तक वो उसको समझ ही नहीं पाएगा उसका कैलकुलेशन। राइट, बिल्कुल। क्योंकि कैलकुलेशन वो तभी समझेगा जब उसको बेसिक क्लियर होगा। देखिए, सबका यही जवाब है कि टीचर यदि बच्चों को बेसिक से यदि उठाते हैं और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो उनका जो है ना हमेशा बना रहेगा चीज़ों का, क्योंकि वो एआई नहीं कर सकता। एआई जो है वो बेसिक चीज़ नहीं कर सकता है। और जैसे कभी क्या होता था, जैसे हम जब ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए थे तो कुछ ऐसे पेरेंट्स हमने पकड़ा था ट्यूशन के लिए। शुरुआत मैंने ट्यूशन से किया था, तो वो पढ़ते थे फिटजी में, पढ़ते थे नारायणा में, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स से मुझे ये कहते थे कि सर जो पढ़ के आता है ना वो उसको सिर्फ समझा दो, कि उनका वो वहाँ लेवल जो है वो उस लेवल से पढ़ाते होंगे और बच्चा वहाँ अटक रहा है और वहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है जी। और कर भी रहा तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो बस आप ये करो कि उससे यहाँ पर जितना वो पढ़ के आया है वो उसको क्लियर करा दो। तो जस्ट लाइक ये एआई वाला सिस्टम हो गया। एआई सॉल्यूशन तो देगा, लेकिन हर बच्चों के अकॉर्डिंग वो नहीं दे आंसर देगा ना, उसका तो पैटर्न फिक्स होगा। राइट। कि भाई ये है तो इसका आंसर ये है, लेकिन ये आंसर आया कैसे, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, हम उधर ही उसको क्यों ले गए, इसको इधर क्यों नहीं रखें, हमने स्क्वायर ये कहाँ से आ गया,
ये सारी चीजें आएंगे और जो टीचर इन चीजों पर कमांड करेंगे और बच्चों को उस लेवल पर ले जाएंगे। अब कभी कभी आप बचपन में देखे होंगे, आप हम लोग पढ़ते थे या हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया तो किताबों में आंसर लिखा होता था और बच्चे कहते हैं सर इसको समझा दो, या कभी कभी हम लोग भी करते थे कि इधर आओ देखो इसका सोल्यूशन ये है, जो एग्जाम्पल देते थे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल को ही हम लोग समझाते थे कि देखो इसको ऐसे आ गया, इसको ऐसे आ गया, इसको ऐसा आ गया। तो ये वही कर सकता है जिन टीचरों का बिल्कुल बेसिक एकदम क्लियर हो और बच्चे का क्या समस्या है, बच्चों का समस्या को सुलझाने वाला टीचर होगा तो उनका जॉब कभी लॉस नहीं होगा। ठीक है ना। आप यदि एआई जैसा ही टीचर है कि आधा समझाएं आधा आंसर लिख दिए, ये हमारा आंसर है, ये देखो आंसर आ गया, आंसर समझो ना समझ मत समझो, तो उनके जॉब खतरे में हो सकती है। क्योंकि उसके लिए तो बच्चा बोलेगा भैया जब यही करना था तो हम एआई से पूछ लेते हैं, हमें तो बताओ कि वो कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे आया। वो बताएगा एक टीचर जिनकी अच्छी पकड़ होगी मैथमेटिक्स में, और उनका जॉब कभी लॉस नहीं होगा, चाहे एआई आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए। सर एक चीज़ और है, हमारे समय में जब मैं पढ़ाई करता था उस समय पे बैच होते थे छोटे छोटे, हाँ, और छोटे ही बैचेस को बहुत प्रेफरेंस दी जाती थी। हम लोगों ने पढ़ा है 4 बच्चों के ग्रुप के अंदर, जहाँ आवरली बेसिस के ऊपर पढ़ाई होती थी। पीसीएम पढ़ा तो फिजिक्स की पढ़ाई आवर बेसिस पे हो रही है, उस पैसे को घंटे को हम डिवाइड करते थे। बट आज के जो बैचेस देख रहे हैं हम लोग, वो हो रहे हैं 1000, 1500, 1800, 10,000। ऐसे के अंदर क्या बच्चे को वो सही एजुकेशन मिल पाती है, या वो अपने डाउट भी क्लियर नहीं कर पाता है? देखिए आप सबसे पहले ये समझिए कि क्या आज के डेट में भी कई टीचर होंगे जो 10 को पढ़ा रहे हैं और कई टीचर होंगे जो 10,000 को पढ़ा रहे हैं, जी बिल्कुल, 1000 को पढ़ा रहे हैं, 500 को पढ़ा रहे हैं। जी तो ये 4 बच्चों क्यों पढ़ा रहे हैं और 10,000 को क्यों पढ़ा रहे हैं? क्या उनके यहाँ 10,000 बच्चा पहला दिन से आ गया, आज शुरू किए, कल होके बोर्ड लगाया और बच्चे 10,000 आ गए? नहीं, उनके पास 10,000 बच्चे तभी आए जब कई सालों से वो मेहनत किया, कई सालों तक पढ़ाया, और पढ़ाते पढ़ाते उनके अंदर इतनी काबिलियत आ गई कि ये प्रश्न है तो इस प्रश्न को कैसे कैसे एग्जाम में पूछ सकता है, या बच्चों में कैसे कैसे समस्याएं आ सकती इस प्रश्न में, कौन सा स्टेप बच्चा को तंग करता है, कौन सा चीजें बच्चा क्वेश्चन कर सकता है। इतने सालों से पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद उनको आइडिया हो जाता है। जब धीरे धीरे उनका स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है तो उनको पहले ही पता होता है कि यहाँ पर बच्चा कहाँ अटकेगा, क्या क्वेश्चन करेगा। और एक्सपर्ट टीचर जो 10,000 के पढ़ा रहे हैं, वो एक्सपर्ट टीचर इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो एक एक चीज़ को क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट लेवल में पहले समझा दिए, फिर उनको मालूम है कि कुछ और बच्चे लेवल होगा जो नहीं समझे होंगे, फिर उसके एग्जाम्पल देकर साइड कर दे, देखो ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो समस्या नहीं आता है। यदि 5,000 बच्चे पढ़ा रहा है कोई, तो यदि वो बच्चा को दिक्कत होगा तो 1 बैच चल जाएगा उनका, 2 बैच चला जाएगा, 3 बैच खींच जाएगा, 1 साल खींच जाएगा। क्या वो 10 साल तक पढ़ाते रहेंगे, 5 साल तक पढ़ाते रहेंगे? यदि बच्चों को उससे नुकसान होगा उतने बच्चों के बीच में, तो धीरे धीरे जो है, हाँ, स्टार्टिंग में क्या होता, किसी तरीके से भीड़ बढ़ गई, कभी ऑनलाइन में कोई बहुत हाबाजी कर दिया, आजकल चलते हैं ऐड दिखा दिया, वो दिखा दिया, भले बच्चे उतना है नहीं या इतना रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन बाहर ऐड कर दिया। तो ऐड करके आप बच्चों को तो बुला लिए, बच्चे तो आंख बंद करे चले गए ऐड देखकर। तो आप 1 साल 1.5 साल बहुत होगा तो खींचेंगे, झूठ बोल के कुछ करके, है ना। लेकिन यदि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो लॉन्ग टाइम तक आप उस तरीके के भीड़ को नहीं रख सकते। तो यदि कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, उनकी काबिलियत है जो उतने बच्चों को उस लेवल तक वो सिखा रहे हैं और बच्चे उनके यहाँ टिके हुए हैं। सर आपके यहाँ पे भी जो आप मुखर्जी नगर के अंदर बैच लेते हो, वो इतने का ही होता है, 1800 2000 का बैच होता है। जब वो 1800 बच्चे या 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनमें से क्या आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये बच्चा मेरे पढ़ाई के ऊपर उसमें ध्यान भी नहीं दे रहा, या जो आगे आगे के बैठे होते हैं उन्हीं की तरफ ध्यान जा पाता है? लॉकडाउन से पहले ये सब इतने भीड़ इकट्ठे होते थे, तो एक्चुअली क्या था ना कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा आवाज़ जो होता है ना क्लास में बिल्कुल बोल्ड सा होता है, बिल्कुल मतलब मैं आवाज़ तेजी में बोलता हूँ और बहुत बोल्ड बोलता हूँ यहाँ पे। हाँ, जैसे आपको यहाँ पर ही बात कर रहा हूँ जनरली तो अच्छा बोल्ड लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत पॉजिटिव। एनर्जी नहीं, ये मेरा आदत ही है बोलने, घर में भी बोलता हूँ तो ऐसे ही बोलता हूँ। जब कभी कभी कोई मुझे जानता नहीं है और बैठा हुआ है ना तो लगा ये ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, मतलब इतनी आवाज़ ऊंची आवाज़ में क्यों बात कर रहे हैं। तो ये आदत हो गया, इतने सालों से 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं क्लास में बोलता हूँ, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, जो टोन है,
तो कोई बच्चा पीछे बैठ के यदि नींद भी आ रहा है उसको ना तो जाग जाता है। और विशेष करके आगे से बच्चा से हमें पीछे का बच्चा पर ज़्यादा ध्यान होता है। क्यों? क्योंकि जब पीछे वाला बच्चा सीख जा रहा है तो आगे का ऑटोमेटिक सीखेगा। और मेरा मतलब मकसद ही होता है कि हर बच्चा क्लास से सीख कर जाए। मैं कहीं पढ़ाता हूं तो कभी ये नहीं देखता हूं कि मतलब ये हमें क्वेश्चन गिन के आता हूं कि आज 10 पढ़ाना है या 15 पढ़ाना है। मुझे ये समझ में आता है कि मैं जितना पढ़ाऊं उतना सारे बच्चों को आना चाहिए। तो एक तो बच्चा कभी समझ में आता है ना, कहीं भी देखिएगा यदि बच्चा को समझ में आ रहा है तो बोर नहीं होगा, वो सोएगा नहीं। यदि उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 10 के बीच में पढ़ाइए चाहे 10,000 के बीच में पढ़ाइए, उस सोएगा ही, उसका ध्यान कहीं और होगा ही। तो मकसद है कि टीचर किस तरीके से उस गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कैसे क्लियर कर रहे हैं, सारा गेम उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे भी कुछ बच्चे आपके पास में आए हैं जो बच्चे आप पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, कुछ आपको लगता है कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस उन्होंने की या आपने करवाई उनसे जिसके बेसिस पे बहुत अच्छा रिजल्ट है? कुछ ऐसे सिनेरियोज आप बता सकते हैं? ऐसा मेरे पास एक एग्जाम्पल नहीं है। मैंने ऐसे से बच्चों को पढ़ाया, विशेष करके मेरे पास कुछ स्पेशल बच्चे ऐसे आते थे। और अभी भी आप मतलब मुखर्जी नगर में या कहीं भी आप पता करेंगे ना कि भैया मैथमेटिक्स मेरा कमजोर है, मैं कहाँ सीख सकता हूँ, तो लोग आंख बंद करके सिर्फ एक ही जवाब देते हैं। सिर्फ स्टूडेंट नहीं, टीचर भी। और बहुत सारे बच्चे टीचर के थ्रू हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि कहीं नहीं सीखा है ना तो वहाँ सीखोगे। तो मैंने ऐसे से बच्चों को देखा कि उसको प्लस माइनस करने में दिक्कत होता था। वो क्लास के बाद जाके पूछता था, सर ये चीज़ जो है ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया। लेकिन जो बच्चा कुछ करने वाला होता है ना, उसके अंदर सबसे पहले सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आप एक तो आता नहीं कुछ, ऊपर से पूछे नहीं, ऊपर से जो है आपको मतलब कभी डाउट क्लियर नहीं करवाएं, तो आप कभी मतलब आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। डेवलपमेंट उन्हीं बच्चों का होगा जो आया है और तो प्रॉब्लम लेके नहीं जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके जाएगा, चाहे क्लास में हो या क्लास के बाहर पूछ ले, मतलब क्लियर करेगा। तो ऐसा मैंने बच्चों को देखा। कुछ बच्चों ऐसे आते थे पहले कि बहुत सा समस्या होता था, क्लास के बाद ही पूछते थे, सर ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। और आज के डेट में ऐसे से कई बच्चे जो हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, ऑफिसर बने हैं, कुछ तो यूपीएससी सीसेट भी पास किया है, आईएएस बना हुआ भी है, और एसएससी में तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो कभी कभी मुझे आश्चर्य होता था जब सिलेक्शन होता था, उसको मिठाई लेकर आते थे बच्चे, तो जब उसका मिठाई मेरे पास जब आता था, मिठाई लेकर, सर मैं मिठाई, हमसे बोलता कि शादी हो गया क्या तुम्हारा, क्या क्यों मिठाई लाए हो? बोला सर शादी नहीं, सिलेक्शन हो गया। तो मुझे लगता है भाई इसका भी सिलेक्शन हो गया। तो मैं जब ऐसे से बच्चों को सिलेक्शन दिलाया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि जब इसका भी सिलेक्शन हो सकता है तो समझो कि सबका सिलेक्शन हो सकता है, यदि ईमानदारी से कोई पढ़ेगा तब। तो ऐसे कई बच्चे हमें मिले हैं। और मैं तो कहूँ कि बताऊँ आपको कि मुखर्जी नगर में कुछ ऐसे बच्चे थे, एक बच्चा एग्जाम्पल देता हूँ कि वो मुखर्जी नगर पंपलेट बांटता था। अच्छा। वो दिहाड़ी पे पंपलेट बांटता था। पता नहीं उसके मन में कैसे एक विचार आया कि मतलब हम भी मतलब तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करें। और वो जो है मतलब उसका मतलब इतना कमजोर मैथ था कि आज उस बैच के बच्चों को पता था कि कोई नहीं पूछेगा, वो पूछेगा। तो बच्चे सब बोलते थे, बोलो भाई, तो उसका नाम लेकर के पूछो पूछो। तो वो बेचारा अपना हाथ उठा, उसको मालूम था कि मुझे पूछना ही है, ये कैसे आया। और उस बच्चे को ये समझिए कि मतलब इतना अच्छा मैथमेटिक्स हो गया उसका कि उसने कई एग्जाम को क्रैक किया है। वो जो पैम्पलेट बांटता था लड़का वो मुखर्जी नगर में, और वो मतलब कई एग्जाम क्रैक किया, एक एग्जाम नहीं। और कुछ दिन तो डॉट टीचर का काम मुखर्जी ने कई कोचिंगों में उसने किया कि मतलब दूसरे का डॉट, जैसे खुद भी डॉट से भरा था वो, ये समझ लीजिए ना कि वो प्लस प्लस कुछ लिख दिए ना दो चार प्लस उसमें, तो पागल हो जाता कि कैसे जोड़ दिया इसको, ऐसे कैसे कर दिया इसको, इतना कमजोर था। तो जो ईमानदारी से मेहनत करेगा और जिसके अंदर में जो है पूछने का, जानने का जिज्ञासा होगा, वो बच्चा सेलेक्ट होगा। इसमें कोई मतलब दो मत नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा, बस जिज्ञासा होनी चाहिए। सर एक जो आजकल चल रहा है वैदिक मैथ भी चल रहा है, जी। जिसके अंदर लोग बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं कुछ हाथ के सिंबल से। हाँ। वो क्या चीज़ है, वो जरूर जानना चाहेंगे। क्या वैदिक मैथ ठीक चीज़ है? पेरेंट्स को अपने बच्चों को वैदिक मैथ भेजना चाहिए या फिर अपना जो बेसिक कोर कंसेप्ट है उसके साथ ही रहना चाहिए? नहीं, वैदिक मैथ तो नाम दे दिया गया है ना, वो कैलकुलेशन का एक तरीका होता है। अच्छा। अब उसका कुछ नाम वैदिक मैथ दे दे जिससे लोग को अट्रैक्शन हो, तो नाम दे दिया वैदिक मैथ।
अभी थोड़ी है कि मतलब हमारे वेदों में उसका वर्णन है, ऐसा नहीं है कुछ। उसे एक पार्ट को कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो उसका नाम हो गया वैदिक मैथ। तो ये बच्चों को फ़ायदा, हम लोग भी क्लासेस में बच्चों को सिखाते हैं कैलकुलेशन करना, शॉर्ट ट्रिक जो है कैलकुलेशन करने का, वो उसी का नाम वैदिक मैथ है। तो इसलिए जो भी पेरेंट्स हैं बच्चों को सिखाना चाहिए, और इससे बच्चों में कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ेगा, स्पीड बढ़ता है, और वो कुछ बातें जो है ना जो दिमाग में यदि हो जाए तो उसको मतलब आगे बढ़ने में मदद मिलता है। वो जो है ना बड़ा सॉल्व इजीली कर सकता है प्रश्नों को, तो टाइम बचत होगा और उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा मैथमेटिक्स के प्रति, एक जो इसलिए कराना पिक्चर थी चाहिए। सर शकुंतला देवी, हाँ, जिसके हाँ, अंदर वो बहुत सारे कैलकुलेशन को बहुत कम समय वो कर करते लेते थे। हैं। हाँ, हाँ, वो क्या है, वो मैजिक है, वो क्या है उसके अंदर, ऐसा कौन सा एक बेसिक सा रूल है जो अगर आप बताना चाहो कि हाँ यार इस तरीके से वो बेसिक चीज हो जाती थी, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं देखिए, कैसे हो उसका सकती है? उसका एक रूल्स, एक फार्मूला है, एक पैटर्न है, हम्म, और उसके लिए जो है थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसका अलग से कोर्स भी होते हैं। अच्छा, उसमें क्या है ना कि इमेजिनेशन उसको इमेजिन करते हैं। हमने 10 बोल दिया तो 10 का मतलब उसका दिमाग बैठा, 10 मतलब टेबल, अच्छा, 20 तो 20 का मतलब ये, प्लस का मतलब ये, माइनस का मतलब ये, उसमें एक कोडिंग होता है, जस्ट लाइक कोडिंग जैसा। और वो चीज़ों को उसे इमेज करके उसके साथ कोरिलेट करके चीज़ों को बनाता है, वो एक अलग सिस्टम है। तो उसके लिए अलग कोर्सेज वगैरह होते हैं जो कि जैसे हाँ, जैसे याद करने के लिए या कुछ फॉर्मूले करने के लिए हमने पाया था वो एक पहले अगर याद हो तो वो एक स्लोगन सा बना देते थे किसी फॉर्मूले को याद करने के लिए। मेरे को अभी बिल्कुल हाइपर याद नहीं आ पा रहा शायद। हाँ, हाँ, हाँ। आप अगर बताओगे तो उसको एक पाइथागोरस थ्योरम को कुछ याद करने के पाइथागोरस लिए। थ्योरम था, तो आप जब याद कर लेते तो ये आप साइन कॉस वाला याद करते होंगे, जब पंडित बद्री प्रसाद हाँ, हाँ, बोलो मैं हरा हरा, बिल्कुल, बिल्कुल। हर हर पाकिस्तान पंडित। भूखा प्यासा, भारत हरा हरा, ऐसे करके हाँ, है कुछ ऐसे करके हाँ, तो चीज़ें बनते हैं। बनते हैं। तो चीज़ें ये है ना कि वो एक लेवल तक अच्छा लगता है। ठीक है। उसके बाद बच्चे मतलब स्टार्टिंग बच्चा है, फाउंडेशन है, तो उसको आप बोल दीजिए तो वही रट्टा, 2 दिन तक वही रट्टा मारता रहेगा, हाँ, ठीक है ना। कुछ लोग हिंदी में बोलते हैं लाल बट्टा कक्का, ऐसा करके याद करते हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो एक लिमिटेशन होता है कि आप 6, 7, 8, 9, 10 तक हैं तो कुछ फार्मूले को ट्रिक बना लें, लेकिन जब बच्चा ग्रेजुएशन करके कंपटीशन की तैयारी करने आता है उसको तो चीज़ें बिल्कुल दिमाग में फिट होनी चाहिए। तो कुछ दिन तक ट्रिक दिमाग में रहा तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल देखिए जो याद हो जाता है उसका कोई जवाब नहीं होता। हम्म, आप कोई ट्रिक बना लिए तो ट्रिक में भी आपको तो कुछ तो टाइम लगेगा, लेकिन जो याद है बिल्कुल कंप्लीट, तो वो तो बिल्कुल उसका तो कोई जवाब नहीं है। इसीलिए बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि जो चीज़ें याद वाला है उसको याद ही रखें। ऐसे ही कर लो। हर जगह ट्रिक वाला चीज़ें मेरे हिसाब से फायदेमंद और नहीं है। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट काफ़ी वीक हों उनको अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए कैसे प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? देखिए जो वीक बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स में मतलब काफ़ी डर लगता है, जो मतलब भागते हैं मैथमेटिक्स से, और वो लगता है कि मेरा जो सिलेक्शन में जो रोड़ा हुआ है, जो रोकता है वो मैथमेटिक्स है, या मैं नहीं कर सकता हूँ, मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकता हूँ मैथ के कारण। तो मैं कहूँगा कि आप दुनिया जहान की सबकी बातें, दोस्त यार की सबकी बातें आप छोड़ दीजिए। आप एक काम करें, पहले बेसिक चीज़ों पर ध्यान दें। उससे आप कोई टीचर पकड़ें, बोले भैया मुझे ये नहीं, मुझे सब मैथ छोड़ दो, मुझे आप कैसे हम फ्रैक्शन का सम करते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं, कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे हम डिवाइड करते हैं, कैसे बेसिक जो कैलकुलेशन पहले होते हैं, छोटे मोटे एक्सप्रेशन हो गया, छोटे मोटे इक्वेशन हो गया, छोटे मोटे कोई भी लैंग्वेज दिया है तो उस लैंग्वेज को हम कैसे अरेंज करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, इन चीज़ों पर पहले उसे 1 महीना 2 महीना मतलब आंख बंद करके हमको क्या करना है, मुझे क्या सिलेबस है, उसे हम भूल जाए कि मुझे एग्जाम में क्या आएगा नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है। पहले इन बेसिक चीज़ों पे पहले कमांड करें। यदि इन बेसिक चीज़ों पर कमांड हो जाता है तो उसके बाद उसको समझने में मज़ा आएगा, सीखेगा भी और उस एग्ज़ाम को क्रैक भी करेगा। लेकिन पहले उसे अपना फाउंडेशन मजबूत करना होता है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। यदि जब तक आपका फाउंडेशन, जैसे आप आजकल यूपीएससी के बच्चों का इंटरव्यू देख रहे होंगे, सबका यही कहना है कि भैया अपना फाउंडेशन बेसिक को मजबूत करो। क्योंकि आप जो पढ़ के जाओगे यूपीएससी में, वो जरूरी नहीं कि जो चीज़ पढ़े हैं वही चीज़ आएगा, लेकिन आपको बेसिक हर छोटी छोटी बातें पता है तो कई छोटी छोटी बातें मिलकर शायद वो प्रश्न का आंसर बन सकता है। और रिवीजन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। जैसे कोई टीचर होते हैं तो क्या कोई ज़रूरी है कि सारे टीचर सभी मैथ को जानते होंगे?
कुछ उनके सामने भी नए आते हैं, हम्म, पहला बार आते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करते हो, फिर वो कैसे सॉल्व करते हो, तो बनाए नहीं थे पहले, फिर कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इतने बार जितना वो जानते हैं, उसको इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतने बार बना चुके हैं कि पहले प्रश्न आता है उसमें देखते हैं अरे इसमें ये बोल रहा है, तो एक मैंने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें यहाँ तक तो लैंग्वेज ये मिल रहा है, आगे का लैंग्वेज उससे मिल रहा है, तो चीज़ों को कोरिलेट करते हैं और कोरिलेट करके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों को भी यही चाहिए कि हम बहुत प्रैक्टिस, जितना आप जानते हैं, जितना आपने सीखा है उसकी अच्छी प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस, कि वो आपके बल टिप्स पे होना चाहिए। उसमें 1% कमी यदि हो रहा है तो समझिए कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करें, नया तो आएगा, वो लड़ेंगे ही, सबके लिए नया आएगा। देखो एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन सबके लिए नया होगा, लेकिन जो क्वेश्चन जो बेसिक है, जो सब कर सकता है, वो क्वेश्चन हमसे नहीं छूटना चाहिए। यदि कोई बच्चा एग्जाम में फेल होता है, उसके पीछे ये कोई कारण नहीं होता कि उसको हार्ड क्वेश्चन नहीं आया। यदि कोई बच्चा एग्जाम में फेल होता है, उसके पीछे कारण होता है कि उसको बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन वो गलत करके आया है, इसके कारण से फेल होता है। क्योंकि हम एग्जाम जब पास करते हैं तो पहले हम एवरेज चलते हैं, मतलब जितना सब कर सके हम उतना पहले करते हैं और उतना होना चाहिए, और उसके बाद आप 10% एक्स्ट्रा कर देते हैं अदर के कंपेरेटिवली, तो आप पास हो जाते हैं। तो पास के श्रेणी में आने के लिए पहले इजी क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, और उसके बाद हम कुछ सरप्लस कर देंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो इसीलिए जितना हो सके तो बेसिक पर फोकस करें, बेसिक पर एकदम जितना प्रैक्टिस कर सकें करें। कुछ कॉमन बुक्स, अगर जैसे नए जो लोग अब या तो मैथ को पढ़ना चाह रहे हैं फिर से, या फिर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ कॉमन बुक्स जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आप मेंशन करना चाहेंगे कुछ ऐसे बुक्स जो देखिए, मैं तो बस ये कहूँगा कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, ठीक है ना। बिल्कुल। आप जो भी सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, जी, सबसे पहले आप किसी टीचर से पढ़ें, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लगे कि हाँ इनकी बातें हमें समझ में आ रही है। कभी कभी क्या होता है, कोई टीचर बहुत अच्छे हैं और उनकी बात ही समझ में नहीं आया मुझे, उनका फ्रीक्वेंसी हमसे मैच नहीं कर रहा हो सकता तो बहुत बड़ा टीचर हो, लेकिन उनके साथ मेरा फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है, तो फिर वहाँ नहीं, जहाँ आपका मैच कर रहा है, जहाँ से आप सीख पा रहे हैं, वहाँ पढ़ें। और पढ़ने के बाद जितना टीचर ने कहा है, मैंने बार बार यही कर रहा हूँ कि जो आपने कॉपी बनाया है, जो आपने नोट्स बनाया है, उस पर 100% आपकी पकड़ होनी चाहिए। यदि आपको उस पर पकड़ है ना, तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर बनाइए, किसी भी पब्लिकेशन का आप मॉक टेस्ट ले लीजिए या प्रीवियस ईयर लीजिए और उसको बनाइए। जितना आप प्रैक्टिस बनाए करेंगे, जितना आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे, तो आपने जो पढ़ा है फिर आपको लगेगा कि यार हमसे कहाँ कमियां हो रहा है, कहाँ कम बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हमसे छूट रहा है। तो जहाँ छूट रहा है उसके लिए हम और मेहनत करेंगे। तो ज़रूरी है टीचर जो पढ़ा है, जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, उस पर अच्छी पकड़। उसके बाद आपको, अब देखिए क्या होता है कि कभी कोई बच्चा इंटरव्यू दिया, फर्स्ट रैंक वाला कहा कि मैं ए बुक पढ़ के मैं टॉप कर गया, वो लोग फॉलो कर लेते और दूसरा जो सेकंड रैंक वाला बच्चा बोलता भैया मैं तो इस बुक का तो नाम नहीं सुना, मैं तो ये किताब पढ़ा था। थर्ड रैंक वाला बोलता मेरे यहाँ तो ये सब मिलता ही नहीं है, मेरे यहाँ तो ये किताब मिला था, मैं इससे पढ़ के पास हुआ था। चौथा बोलता भैया मैंने ये सब कोई नहीं पढ़ा, मैं तो खाली एनसीईआरटी पढ़ के पास हो गया। तो ये मतलब नहीं होता कि कौन सा किताब, अपनी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं। देखिए दुनिया में कहा जाए ना, हर आदमी अलग है, हर आदमी का अपना एफिशिएंसी है, हर आदमी के काम करने का तरीका अलग है। जैसे आप कोई इंटरव्यू सुनते हैं तो कोई बच्चा बोलता है मैं 10 घंटा लगातार पढ़ता था, और आप में वो कैपेसिटी नहीं हो 10 घंटा पढ़ने का, आप 2-2 घंटा करके पढ़ते होंगे। कोई बच्चा ऐसा होगा, मतलब हम ये कहेंगे कि किसी का आप इंटरव्यू देखकर, इंटरव्यू सुनकर आप मोटिवेट तो होइए, लेकिन उसके जैसा आप काम कर लें ये कोई जरूरी नहीं होता। आप काम अपने तरीके से करें, ईमानदारी से करें कि भैया मेरा मोटो क्या है, एग्जाम पास करना, हमारा मोटो क्या है कि सारा चीज़ों पर कमांड करना। तो हम कैसे कर सकते हैं, मेरा कोई आदमी काम करके पढ़ रहा है, कोई आदमी जो है ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रहा है, कोई आदमी स्कूल में पढ़ा के पढ़ रहा है, कोई जो है कोचिंग खुद पढ़ रहा है, पढ़ के फिर आके घर में पढ़ रहा है, किसी के पास पूरा दिन भर टाइम है। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, सबका आपका तरीका है। कोई ऐसा बच्चा जो एक बार पढ़ता है दिमाग में बैठ जाता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ा 2 मिनट में गायब, कोई बच्चा ऐसा है कि 10 दिन तक रहता है, 10 दिन बाद गायब हो जाता है। तो सबकी अपनी अपनी प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग बनाइए,
मोटो आपका एग्ज़ाम पास करना होना चाहिए। और प्लानिंग अपने हिसाब से बनाइए, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। रूटीन भी बनाएं, कई बच्चे रूटीन बड़ा खतरनाक बनाते हैं। ऐसे बनाएंगे 7 से 8 हमको ये करना है, 8 से 9 ये, 9 से 10 ये, 10 से 11 ये करेंगे, 11 से 12 ये करेंगे। हमने भी ऐसे बनाया सर। ऐसे तो ऐसा मतलब अब बीच में कोई बोल देगा बच्चा कि भाई 1 घंटा बीच में टाइम ले लो, गैप ले लो, बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा, मैं बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा, टाइम एक एक मिनट का यूज करूंगा। वही 2 दिन बाद उस बच्चे का रूटीन देखिएगा कि खाने के समय नहा रहा है, नहाने के समय खा रहा है, फिर ये 10 दिन बाद ये रूटीन फेल हो जाता है। तो कभी भी ऐसा कोई रूटीन ना फॉलो करें, कंफर्टेबल बनाएं, हर जगह गैप दे। भैया इतने जगह हम बाहर निकलेंगे चाय पीने के लिए, इतना देर तक हम ये करेंगे। आपके पास मतलब किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, हम जिसे कैप्चर कर सके, हम जिसको रख सके दिमाग में, हम जो खाना पचा सके वही खाएं। बिल्कुल। हम ऐसा कोई खाना ना खाएं कि खा लिए, सब खाता है, हम खा लिए, मेरे को उल्टी हो जाता है, तो क्या फ़ायदा उसे खाना खाने से। तो सबको अपने तरीके से पढ़ना चाहिए। मोटो बस सिलेक्शन, और उसके लिए हम अपना प्लानिंग बनाएं। जैसे कहते हैं कि योजना बनाते हैं कि 1 साल में मुझे इतना काम करना है, उसके लिए हम 6 मंथ का बनाएंगे, 6 मंथ में इतना करना है ना। हम मंथली का अपना प्लानिंग बनाएं, वीकली का प्लानिंग बनाएं, और हर छोटी छोटी योजनाओं को आप सफल करेंगे तो आपकी वार्षिक योजना अपने आप सफल हो जाएगी। और नहीं तो आप सोचेंगे कि हम 1 साल का प्लानिंग बनाते हैं और बीच की सारी योजनाएं फेल कर रहे हैं आप, तो कभी आपकी वार्षिक योजना सफल नहीं हो सकती है। तो इसलिए अपने हिसाब से अपना रूटीन बनाइए, तो फिर एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल रहेगा अगर आप वनडे एग्ज़ाम किसी भी तरीके का कर रहे हैं या यूपीएससी का कर रहे हैं और मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी कंसर्न है, तो ये पॉडकास्ट के अंदर जो मोटिवेशनल या जिस तरीके की बातें भारती सर ने बनाई हैं, आपने भारती सर को बहुत पहले सुना होगा, बहुत सारी जगह के ऊपर वैसे भी भरमार है सर के वीडियोस की, बट इस कंसेप्ट के अंदर हमने बहुत डीप बेसिस चीज़ों के ऊपर बातचीत करी है, जहाँ पे बेसिक को सर ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कि बेसिक कैसे सुधारा जाए, और अगर आप मैथ से डरते हैं तो आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो भी इस पॉडकास्ट के अंदर आप ज़रूर जान पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे को निकाला। मेरे को पता है आप क्लास कैंसिल करके यहाँ पे आए हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। जी नमस्कार।